सो आज का हमारा टॉपिक है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स के बारे में हम जिक्र कर चुके हैं कि दे आर आल्सो नोन एज द इकोसोनॉइड्स। व्हाट आर इकोसोनॉइड्स? इकोसोनॉइड्स बेसिकली आर द कंपाउंड्स दैट हैव 20 कार्बन्स इन देयर स्ट्रक्चर। Ecosa, this word means 20. So eicosanoids are the compounds that are biologically active, but the main thing about the terminology is that they contain the 20 carbons. Okay, so they are biologically active molecules and they play role in physiological responses, for example the inflammation, and pathological response, that is your hypersensitivity. सो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स दैट इज इन्फ्लेमेशन। आपको पता है समटाइम हमें इंजरी हो जाती है या कोई भी इंफेक्शन होता है तो उसके रिजल्ट के अंदर क्या होता है, हमारी बॉडी के ऊपर रेडनेस हो जाती है, स्वेलिंग होती है, देन टेम्परेचर जो है वहां का बढ़ जाता है और समटाइम फंक्शन लॉस हो जाता है। तो दिस इज द इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेटरी साइंस। ठीक है। जबकि पैथोलॉजिकल रिस्पॉन्स में क्या रोल है इनका? दे शो द हाइपर सेंसिटिविटी। एंड व्हाट इज हाइपर सेंसिटिविटी? यू हैव learned about the asthma. Asthma is also a kind of hypersensitivity जिसके अंदर bronchio constriction हो जाती है। ठीक है। And that may be fatal or life threatening. ठीक है। So the main function is that they ensure the gastric integrity, means they maintain the stomach integrity, stomach function, और renal function, renal function में ये इसकी इंटेग्रिटी को मेंटेन कर रहे होते हैं, आपके जीएफआर को कंट्रोल कर रहे होते हैं। ठीक है। और आपकी जो यूरिनेशन है उसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। दे रेगुलेट द स्मूथ मसल कॉन्ट्रैक्शन। और कौन कौन से मसल जो है जिनको ये कंट्रोल करते हैं? द इंटेस्टाइन, यूट्रस एंड द ब्लड वेसल्स। तो ये ब्लड प्रेशर जो है उसको भी मेंटेन करते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में भी इनका रोल होता है। देन दे मेंटेन द प्लेटलेट होमोस्टेसिस। तो मैं बता चुका हूँ कि आपने देखा है, ब्लड पढ़ लिया है तो आपने पढ़ा कि जब भी आपकी बॉडी के अंदर कट लगता है या फिर कोई डैमेज आता है ब्लड को, तो एक्सट्रिंसिक या फिर इंट्रिंसिक पाथवेज जो है वो एक्टिवेट होते हैं और प्लेटलेट की एग्रीगेशन से जो है आपके पास वो बनता है ब्लड क्लॉट, थ्रोम्बस बनता है, जो कि अगर बॉडी के ऊपर कहीं कट लगा हुआ है जहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो वहां पर वो सील बनाते हैं और सील बनने के बाद जो है उसको हीलिंग का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। सो अपेरेंटली अगर आप देखें तो इनके जो फंक्शंस हैं दे आर वेरी सिमिलर टू द हॉर्मोन्स, बट दे आर नॉट ट्रू हॉर्मोन्स। तो डिफरेंसेस क्या है मैंने बताया पहले भी कि एक तो ये इनके स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स नहीं होते, प्रोस्टाग्लैंडिन्स के लिए या इकोसोनॉइड्स के लिए कोई स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स नहीं है, जबकि हार्मोन्स जो है वो आपको पता है डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ग्लैंड से रिलीज होते हैं। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है आपका, हाइपोथैलेमस है आपका, सुप्रारिनल ग्लैंड है, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल मेडुला है। ठीक है। तो ये डिफरेंट स्पेशलाइज्ड ग्लैंड्स होते हैं हार्मोन्स के लिए, बट द इकोसोनॉइड्स डजंट हैव एनी काइंड ऑफ specialized glands, but they can be released from different cells। ठीक है। और सेकंड डिफरेंस क्या था कि द हाफ लाइफ ऑफ द हॉर्मोन्स इज ग्रेटर, जबकि जो इकोसोनॉइड्स होते हैं इनकी हाफ लाइफ कम होती है। एंड व्हाई इट इज सो? बिकॉज हॉर्मोन्स हैव टू ट्रेवल अ लॉन्ग डिस्टेंस फ्रॉम द साइट ऑफ ओरिजिन टू द साइट ऑफ टारगेट, तो इस वजह से उनकी हाफ लाइफ ज्यादा होनी चाहिए। जबकि जो इकोसोनॉइड्स है इन्होंने तो नेबरिंग सेल्स के ऊपर एक्शन करना होता है, तो इस वजह से इनकी हाफ लाइफ जो है वो कम होती है। थर्ड डिफरेंस वाज कि हार्मोन्स को जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करके जो है टारगेट टिश्यूज तक जाना पड़ता है, जबकि ये नेबरिंग सेल्स के ऊपर एक्ट कर सकते हैं। एंड द फोर्थ डिफरेंस ये था कि हार्मोन्स का जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो डिफरेंट होता है। ग्रुप वन का जो है वो डायरेक्ट एंटर हो सकते हैं सेल के अंदर, उनके रिसेप्टर्स इंट्रासेलुलर होते हैं और वो न्यूक्लियस के ऊपर जाके एक्ट कर सकते हैं। और जो ग्रुप टू है वो जी प्रोटीन के साथ लिंक होके अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं। जबकि ये जो इकोसोनॉइड होते हैं ये सिर्फ जो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर्स के थ्रू जो है वो एक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं। सो हमने जब यहाँ पे पढ़ा कि गैस्ट्रिक इंटेग्रिटी को ये मेंटेन करते हैं, रिनल फंक्शन को मेंटेन करते हैं, प्लेटलेट एग्रीगेशन में रोल है, तो जब कभी जो है इनमें से कोई फंक्शन एग्जैजरेट हो चुका है, सपोज करें आपकी कोई हार्ट पेशेंट है उसके अंदर प्लेटलेट का एग्रीगेशन हो रहा है, थ्रोम्बस बन रहे हैं बहुत ज्यादा, तो हम जो है ऐसी मेडिसिन देंगे जो इकोसोनॉइड्स के फंक्शन को ब्लॉक कर दे। तो उससे क्या होगा कि प्लेटलेट की एग्रीगेशन नहीं होगी, थ्रोम्बस नहीं बनेगा, एम्बोलाई नहीं बनेगा, तो उस पेशेंट के अंदर सेरिब्रल इंफार्क्शन या आपके जो हार्ट अटैक है उसके चांसेस जो है ना वो कम हो सकते हैं। या कुछ पेशेंट्स के वो जो है होता है कि मेडिसिन खाने के बाद उनका जो है वो कहते हैं स्टमक ब्लॉक हो गया, स्टमक काम नहीं कर रहा, तो उनमें क्या होता है गैस्ट्रिक इंटेग्रिटी जो है वो मेंटेन नहीं रहती, तो फिर हम कुछ ऐसी मेडिसिन देंगे जो कि गैस्ट्रिक
के ऊपर इफेक्ट नहीं करती। हम कुछ स्पेसिफिक मेडिसिन देंगे जो इकोसोनॉइड्स की प्रोडक्शन को जो है वो ब्लॉक नहीं करती, ताकि गैस्ट्रिक इंटेग्रिटी पे कोई मसला ना आए। ठीक हो गया। तो ये बेसिकली इसमें हम आगे इंशाल्लाह रोल भी पढ़ेंगे। ठीक है। अब जो इकोसोनॉइड्स होते हैं वो उनकी कैटेगरीज हैं। इकोसोनॉइड्स आर क्लासिफाइड इनटू डिफरेंट फॉर्म्स। इकोसोनॉइड्स के अंदर आपके पास लिकोट्राइन्स भी आ जाते हैं। ठीक है। लिकोट्राइन्स जो है वो क्या होते हैं, जो कि आपकी हाइपर सेंसिटिविटी के अंदर जो है ना रोल प्ले करते हैं, उनको कहते हैं लिकोट्राइन्स। ठीक है। जबकि एक उसके बाद एक और पूरी क्लास होती है जिसको हम कहते हैं थ्रोम्बोक्सिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स एंड थ्रोम्बोक्सिन्स, ये जो तीनों है इनको कलेक्टिवली हम प्रोस्टानॉइड्स कहते हैं। ठीक है। सो हमारे पास जो इनकी दो कैटेगरीज हैं, वो एक तो लिकोट्राइन्स है और दूसरी है प्रोस्टानॉइड्स। प्रोस्टानॉइड्स के अंदर आपके पास तीन तरह की ये चीजें आती है। थ्रोम्बोक्सिन्स, नाम से जाहिर हो रहा है थ्रोम्बस फॉर्मेशन में रोल है इसका। प्रोस्टासाइक्लिन्स, इसका है रोल थ्रोम्बस को डिसॉल्व करने में। और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, इसका हम फंक्शन देखते हैं कि इसका क्या क्या रोल होता है। ठीक है। तो इसमें अब देखते हैं, अगर आपको याद हो वो जो हमने पढ़ा था फॉस्फोलाइपेजेस। ठीक है। फॉस्फोलाइपेजेस के अंदर हमने जिक्र किया था फॉस्फोलाइपेज A2 का। ठीक है। सो हमने फॉस्फोलाइपेज A2 का जिक्र किया था। फॉस्फोलाइपेज A2 जो है वो आपका जो फॉस्फेटिडिक एसिड था या लेसिथिन होता है, फॉस्फोलिपिड होता है आपका, उसमें जो SN2 स्टीरियोकेमिकल नंबरिंग 2, कार्बन नंबर 2 के ऊपर जो R2 फंक्शनल ग्रुप एसाइल ग्रुप लगा होता है, ये उसको रिमूव करता था। ठीक है। और हमने पढ़ा था जब उसको रिमूव कर दिया जाए तो पीछे जो स्ट्रक्चर बचती थी उसको हमने नाम दिया था लाइसोलेसिथिन या फिर लाइसोफॉस्फोलिपिड। ठीक है। अब एक चीज जो हमने वहां पर और पढ़ी थी, जो R1 थी ना, R1 जो होता था वो होता था सैचुरेटेड फैटी एसिड, जबकि R2 के ऊपर आपके पास कोई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता था। तो हमें जो है वो चाहिए एराकिडोनिक एसिड। तो एराकिडोनिक एसिड बेसिकली प्रेजेंट होता है आपकी कार्बन नंबर 2 के ऊपर। ठीक है। फॉस्फेटिडिक एसिड की जो कार्बन नंबर 2 के ऊपर R2 ग्रुप लगा होता है ना, जो फैटी एसिड होता है कार्बन नंबर 2 के ऊपर, वो अमूमन पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है और उसमें जो है मेनली आपका एराकिडोनिक एसिड होता है। तो अगर हमें ये चाहिए एराकिडोनिक एसिड हमें कोसानॉइड्स की सिंथेसिस के लिए, तो हम कौन सा एंजाइम जो है हमारा जाके इसको ब्रेक कर सकता है? तो फॉस्फोलाइपेज A2 ही था जो कि कार्बन नंबर 2 के ऊपर जाके एक्शन करता है और कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक करके वहां से एराकिडोनिक एसिड को रिमूव करवा देगा। तो फॉस्फोलाइपेज A2 आया, उसने फॉस्फोलिपिड्स जो कि सेल मेम्ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होती है, तो उस पर जब एक्ट किया तो एराकिडोनिक एसिड जो है वो निकल आया। एराकिडोनिक एसिड आपका कार्बन 20 वाला है और ये ओमेगा 6 होता है, आपको पता है। ठीक है। इसके अंदर 4 डबल बॉन्ड्स होते हैं, वो सारा स्ट्रक्चर आपने पढ़ा हुआ है। और ये सेमी एसेंशियल फैटी एसिड है आपका। अब एराकिडोनिक एसिड जो है इस पर एक एंजाइम एक्ट करता है। अभी हमने सिर्फ राइट साइड डिस्कस करनी है, तो आप राइट साइड की तरफ देखें एक दफा। हमारे पास एक एंजाइम होता है प्रोस्टाग्लैंडिन H सिंथेज। प्रोस्टाग्लैंडिन H सिंथेज, ये एक एंजाइम होता है। ठीक है। जिसने क्या करना होता है, आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन H की सिंथेसिस करनी होती है सिंपल। ठीक है। तो एंजाइम का नाम नाम क्या है आपके पास? प्रोस्टाग्लैंडिन H सिंथेज। और मोर स्पेसिफिकली इसको क्या कहते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन एंडोपेरोक्साइड सिंथेज। इसको सिंपली आप नाम इसका याद रख सकते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन PGH सिंथेज। ठीक है। ये इसका नाम है एंजाइम का, क्योंकि इसके रिजल्टेंटली जो प्रोडक्ट बनती है उसका नाम क्या होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन H एंडोपेरोक्साइड या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन H कहते हैं उसको। ठीक है। तो ये जो एंजाइम होता है, हमने डोमेन्स अभी नहीं पढ़ी, सॉरी। तो इस एंजाइम के दो पार्ट होते हैं। एंजाइम के दो फंक्शन होते हैं, दो पार्ट होते हैं। पहला जो पार्ट होता है उसको कहते हैं साइक्लो ऑक्सीजनेज, कॉक्स। क्या कहते हैं उसको? साइक्लो ऑक्सीजनेज। इसका क्या मतलब है कि इसने उसकी ऑक्सीडेटिव साइक्लाइजेशन करनी है। जिस तरह हमने पढ़ा था एंजाइम एडिनाइलाइल साइक्लेज, जो कि AMP या ATP को कन्वर्ट करता था साइक्लिक AMP के अंदर, तो ये उसके रेलेवेंट ही है थोड़ा सा। इसने क्या करना है? साइक्लाइजेशन करनी है, ऑक्सीडेटिव साइक्लाइजेशन, इसको साइक्लिक प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट करवाना है। तो ये इसका पहला पार्ट है, फैटी एसिड साइक्लो ऑक्सीजनेज। सेकंड पार्ट जो इस एंजाइम का होता है वो होता है पर ऑक्सीडेज। ठीक है। तो पर ऑक्सीडेज प्लस साइक्लो ऑक्सीजनेज कॉक्स, इन दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? प्रोस्टाग्लैंडिन
H सिंथेज, ये पूरा एंजाइम का नाम है उसका, ठीक है। अब जो है हम डायग्राम में अगर इसको देखें तो बेसिकली ये है, एराकिडोनिक एसिड के ऊपर कॉक्स एंजाइम जब एक्ट करेगा साइक्लोऑक्सीजनेज, तो आपके पास क्या बनेगा, PGH PGG2, प्रोस्टाग्लैंडिन एंडोपेरोक्साइड। तो इसके ऊपर जब पर ऑक्सीडेज एंजाइम एक्ट करेगा तो ये PGH2 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आपने जस्ट एज सच याद करना है, ठीक है। ये नेम्स जो है ना वैसे ही दिए हुए हैं, इसका कोई खास मतलब नहीं है, ठीक है। ये G2 ABC ये इसको बस रिप्रेजेंट करने के लिए क्लास 1 क्लास 2 को उस वजह से दिए जाते हैं, ठीक है। और जो आपके पास ये सबस्क्रिप्ट के ऊपर नंबर दिया हुआ है ना 1 2 3, जो ये लिखे होते हैं, जैसे यहाँ पर भी थ्रोम्बोक्सिन A2 लिखा हुआ है, ये डबल बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगर 2 लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि इसके अंदर 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो ये जो PGH2 है, इस पर फिर डिफरेंट एंजाइम जो है ना वो एक्ट करते हैं, जो कि हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। उसके रिजल्टेंटली आपके पास प्रोस्टानॉइड्स बनते हैं, जिसके अंदर 3 चीजें आती हैं। प्रोस्टानॉइड्स के अंदर थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टासाइक्लिन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन। अब ये जो है इनके अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन अगर आपको नजर आ रहे हैं तो इसमें ABCDEFG इस तरह टाइप्स होती हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन F2 आपको नजर आ रहा है, आपको E2 नजर आ रहा है। तो साथ में जो सबस्क्रिप्ट है 2, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसके अंदर डबल बॉन्ड्स हैं, 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। अब एक बात ये क्लियर होगी, ठीक है, एक बात यहां तक क्लियर होगी, ठीक है। दूसरी बात, जो कॉक्स पार्ट है ना, कॉक्स, इसके 2 आइसोमर होते हैं, एक को कॉक्स 1 कहते हैं, एक को कॉक्स 2 कहते हैं। साइक्लोऑक्सीजनेज आइसोमर 1 और साइक्लोऑक्सीजनेज आइसोमर 2, 2 पार्ट हैं इसके, ठीक है। दोनों एक्ट करते हैं तो यही चीजें बनती हैं, लेकिन जो नीचे आपके पास एंड प्रोडक्ट बनती है जैसे थ्रोम्बोक्सिन A2 है, ये कॉक्स 1 से बनता है, जबकि प्रोस्टासाइक्लिन जो है I2 ये आपका कॉक्स 2 से बनता है। बस मेन यहाँ पे 2 डिफरेंसेस जो ना, ये न्यू एडिशन के अंदर शायद लिखा भी है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, तो ये अगर किसी के पास नहीं लिखा हुआ तो वो मेंशन कर ले कि थ्रोम्बोक्सिन जो है ये कॉक्स 1 से बनता है, जबकि प्रोस्टासाइक्लिन जो है ये कॉक्स 2 से बनते हैं, ठीक हो गया। तो ये एक बात हमारी कवर होगी कि फॉस्फोलिपिड्स के ऊपर जब फॉस्फोलाइपेज A2 एक्ट करता है तो एराकिडोनिक एसिड बनता है, जो कि हमारा प्रिकर्सर मॉलिक्यूल है। इसके ऊपर जब साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम एक्ट करता है तो PGH2 से PGG2 से PGH2 जब पेरोक्सीडेज एंजाइम एक्ट करेगा, और पेरोक्सीडेज के साथ ये ग्लूटाथायोन लिखा हुआ है GSH, दिस इज ग्लूटाथायोन। ये आपने लिपिड पेरोक्सीडेशन के अंदर पढ़ा था कि ग्लूटाथायोन पेरोक्सीडेज एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करता है, और सेलेनियम का पढ़ा था कि इसका वो पार्ट होता है एंजाइम का, ठीक है। तो ग्लूटाथायोन बेसिकली ये भी एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये यहाँ पर रिक्वायर है प्रोस्टा पेरोक्सीडेज एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। तो अब हम इनके फंक्शंस देखते हैं। अब हम क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं कि ये जो तीनों आपको नजर आ रहे हैं इनको हम कहते हैं प्रोस्टानॉइड्स। इनमें पहला है थ्रोम्बोक्सिन A2, दूसरा है प्रोस्टासाइक्लिन PGI2 जिसको कॉक्स 2 बनाता है, प्रोस्टाग्लैंडिन F2 अल्फा और प्रोस्टाग्लैंडिन E2। इनके फंक्शंस क्या हैं? तो थ्रोम्बोक्सिन है ना, इसको थ्रोम्बोक्सिन इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर एक्टिविटी है थ्रोम्बस फॉर्मेशन की, ये थ्रोम्बस बनाता है। अब थ्रोम्बस कैसे बनता है? थ्रोम्बस बनेगा बाय प्लेटलेट एग्रीगेशन, यही बात होगी ना, प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी तभी बनेगा ना। और जब भी थ्रोम्बस बनता है तो आर्टरीज के अंदर जो है ना, ये मैं आपको वैसे याद करने के लिए बता रहा हूँ, मैकेनिज्म कुछ और होता है वैसे। प्लेटलेट एग्रीगेशन होती है तो आपको पता है ब्लड फ्लो में रुकावट आती है, तो वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, जब भी ब्लड फ्लो के अंदर रुकावट आती है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, इस तरह आप याद रख सकते हैं कि प्लेटलेट एग्रीगेशन होगी तो ब्लड में रुकावट, और ब्लड में रुकावट होगी तो हाई ब्लड प्रेशर, और हाई ब्लड प्रेशर कब होता है? जब वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन होती है, ठीक है। इसके अलावा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल, ये भी वही पॉइंट है कि ये स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा, और स्मूथ मसल की कॉन्ट्रैक्शन होने के लिए क्या चीज चाहिए? सेल के अंदर कैल्शियम का लेवल हाई होना चाहिए, तो ये मोबिलाइज करता है इंट्रासेलुलर कैल्शियम को, और कैल्शियम का लेवल इंक्रीज करता है। सो थ्रोम्बोक्सिन के फंक्शन क्या है? अच्छा, एक चीज तो मैंने बता दी कि ये थ्रोम्बस फॉर्मेशन इसकी एक्टिविटी। अच्छा, इसके अंदर ये ऑक्सेन का वर्ड भी यूज हो रहा है, थ्रोम्बोक्सेन। सो व्हाई इट इज कॉल्ड ऑक्सेन? क्योंकि इसके अंदर ऑक्सेन रिंग होती है। ये थ्रोम्बोक्सिन A2 है, ठीक है, ये इसका स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के अंदर 20 कार्बन आपको नजर आ रहे हैं, और साथ में ये जो 6 कार्बन है ना, 6 कार्बन वाली रिंग, यहाँ पर इसमें देखें आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच है, तो ये ऑक्सेन रिंग इसको कहते हैं। इसके अंदर ऑक्सेन रिंग प्रेजेंट होती है। बाकियों के अंदर अगर आप देखें यहाँ पर
5 कार्बन साइक्लोपेंटेनो रिंग प्रेजेंट है, ठीक है, 5 कार्बन रिंग प्रेजेंट होती है बाकियों के अंदर, लेकिन इसके अंदर 6 कार्बन रिंग प्रेजेंट है और वो भी ऑक्सेन रिंग प्रेजेंट है। तो दिस व्हाई इट इज कॉल्ड थ्रोम्बोक्सिन, एक तो थ्रोम्बोटिक एक्टिविटी है, दूसरा ऑक्सेन रिंग प्रेजेंट है इसके अंदर। सो ये बनता कहां पर है, कॉक्स 1 के थ्रू, कहां पर, प्लेटलेट्स के अंदर, स्पेसिफिकली प्लेटलेट्स के अंदर इसकी फॉर्मेशन होती है। और जब ये बन जाता है तो ये प्लेटलेट्स को उनकी एग्रीगेशन करवाता है, एग्रीगेशन के साथ ये वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाता है, और जब ये सेल के अंदर कैल्शियम लेवल इंक्रीज करवाएगा बाय मोबिलाइजेशन द कैल्शियम, तो ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स करवाएगा। सो ये इसके फंक्शंस हैं। इस पूरे टॉपिक के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीज है ना, वो जस्ट जो है ना ये टेबल्स हैं व्हाइट कलर के, कि ये नाम और इसके फंक्शंस, नाम फंक्शंस, ये सारी टेबल इंपॉर्टेंट है, बाकी इसकी सिंथेसिस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, या फिर एंड पे जो ब्लॉकर्स हम पढ़ेंगे वो इंपॉर्टेंट है। देन प्रोस्टासाइक्लिन्स, ये बनता है कॉक्स 2 से। अब अगर ये कॉक्स 2 से बन रहा है, वो कॉक्स 1 से बन रहा है, ठीक है, इन दोनों का एक्शन ऑपोजिट होता है। वो अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन करवा रहा था तो ये प्लेटलेट की एग्रीगेशन को इनहिबिट करेगा। वो अगर वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवा रहा था तो ये क्या करवाएगा, आपका वेजो डायलेशन, ठीक है। और वो प्लेटलेट से बन रहा था, और प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, आपको पता है ना, प्लेटलेट्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, जबकि ये जो है उन एंडोथेलियल वेसल से बनता है, एंडोथेलियल वेसल्स के सेल से, तो उनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इसकी सिग्निफिकेंस मैं आपको बताऊंगा बाद में कि क्या होती है। इसके बाद आपके पास आ जाते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन F2। अब ये इनके फंक्शन सबसे नंबर 1 वाले के साथ मिलते होंगे, इस वाले के साथ, थ्रोम्बोक्सिन के साथ मिलते हैं इसके फंक्शन। कैसे कैसे, एक तो ये बहुत ज्यादा टिश्यूज के अंदर बनता है, ठीक है, प्रोड्यूस बाय मोस्ट ऑफ द सेल्स। अगला काम मिलते जुलते हैं, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन करवाएगा, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स करवाएगा, और इसके अलावा जो है ये यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है ना उसको स्टिमुलेट करता है, ठीक है। इसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का क्या फंक्शन है, ये अब देखेंगे फिर से ऑपोजिट आ गया, ये वेजो डायलेशन करवाता है, स्मूथ मसल्स को रिलैक्स करवाएगा, ठीक है, और ये भी जो है डिफरेंट टिश्यूज के अंदर बन सकता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि ये लेबर इंड्यूस करवाता है। प्रेगनेंसी के अंदर प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का रोल होता है, दिस इंड्यूसेस द लेबर। और यहाँ पर एक बात नहीं लिखी हुई, फीवर के अंदर भी प्रोस्टाग्लैंडिन E2 जो है इसका रोल होता है, फीवर करवाने में भी आपके प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का रोल होता है। सो ये था हमारा इसके रेलेवेंट फंक्शन। अब एराकिडोनिक एसिड अगर इसके ऊपर लिपोक्सिजनेज एंजाइम एक्ट कर दे, नॉट द साइक्लोऑक्सीजनेज, कॉक्स की बजाय 5 लिपोक्सिजनेज एंजाइम, ये एक और एंजाइम है, ये अगर एक्ट करेगा तो आपके पास ये एक प्रोडक्ट बनेगी 5-HPETE। इसको आपने जस्ट ऐसे ही याद करना है, 5-HPETE, इसको और तरह से याद करने की जरूरत नहीं है पूरा नाम, और ना ही ये कभी पेपर में आया है, ठीक है, लेकिन अगर आप याद करना चाहें तो ये है H फॉर हाइड्रोक्सी, सॉरी हाइड्रो, P फॉर पर ऑक्सी, और E फॉर इकोसा, इकोसा मीन 20, और TE जो है वो टेट्रा इनोइक एसिड के लिए, ETE इकोसा टेट्रा इनोइक एसिड, और HP फॉर हाइड्रोपेरोक्सी, सो इट इज हाइड्रोपेरोक्सी इकोसा टेट्रा इनोइक एसिड। तो जब एराकिडोनिक एसिड के ऊपर लिपोक्सिजनेज एंजाइम एक्ट करेगा तो ये चीज बनती है, और बाद में इससे बनता है लिकोट्राइन, जो कि हमारा मेन कंसर्न है। लिकोट्राइन नाम के अंदर शो हो रहा है, ट्राइइन का मतलब क्या है कि ये जो है ना इसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर 3 डबल बॉन्ड्स हैं और इसके अलावा एक एक्स्ट्रा बॉन्ड है, इसलिए A4 है। सो दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द ल्यूकोसाइट्स, प्लेटलेट्स, मास्ट सेल्स, हार्ट एंड लंग्स, इन तरह ये सारे जो ऑर्गन्स हैं यहाँ पे लिकोट्राइन्स बनते हैं, और इनका रोल होता है इन्फ्लेमेशन के अंदर। इन्फ्लेमेशन के अंदर क्या रोल होता है वो भी हम देख लेते हैं, ये आगे फंक्शन लिखे हुए हैं। इसके अंदर लिकोट्राइन A4 के अंदर जब ऐड होता है ग्लूटाथायोन, ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, व्हाट इज ग्लूटाथायोन, इट इज ट्राई, इसको क्या कहते हैं, ट्राईपेप्टाइड है ये आपका। इसके अंदर 3 अमाइनो एसिड होते हैं, ग्लूटामिक एसिड, सिस्टीन और ग्लाइसिन, दिस इज ग्लूटामाइल सिस्टीनाइल ग्लाइसिन, ठीक है, ये 3 अमाइनो एसिड होते हैं और ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। तो जब ये लिकोट्राइन A4 के अंदर ग्लूटाथायोन ऐड होता है ना तो आपके पास बनता है लिकोट्राइन C4। अब जब ये पहला ग्लूटामिक एसिड रिमूव होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका लिकोट्राइन D4 के अंदर, और जब इसमें से ग्लाइसिन जो है रिमूव होगा, लास्ट वाला पार्ट, तो ये जो है लिकोट्राइन E4 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन आप देखिए कि इसमें से सिस्टीन जो है वो रिमूव नहीं हुआ,
सो इस वजह से इनको कहते हैं सिस्टीन कंटेनिंग लिकोट्राइन्स। क्या कहते हैं? सिस्टीनाइल कंटेनिंग लिकोट्राइन्स। These are the leukotrienes that contain the cysteine. इन सब के अंदर सिस्टीन मौजूद है। और इसमें पेपर में जो क्वेश्चन आता है वो आता है what are the SRSA, slow reacting substance of anaphylaxis. These are slow reacting substance of anaphylaxis. And what is SRSA? This is the mixture of, ये लिख रहे definition, this is the mixture of leukotriene C4, leukotrienes D4, leukotrienes E4. ठीक है, इनको हम कहते हैं स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस। इनका काम क्या होता है? ये असल में जो एस्थमा होता है ना उसके अंदर इन्हीं का रोल होता है। ये क्या करवाते हैं? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्मूथ मसल्स, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन, वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन, ठीक है, देन इंक्रीज्ड वेस्कुलर परमेबिलिटी के वहां पर फ्लूइड ज्यादा आना शुरू हो जाता है। और ये सारा कुछ मिलके जो है ये दे आर इन्वॉल्वड इन द पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द एस्थमा। ठीक हो गया। Slow reacting substance of anaphylaxis is the combination or is the mixture of leukotriene C4, LTC4, LTD4 and LTE4। इन तीनों के मिक्सचर को जो है ना हम क्या नाम देते हैं? स्लो रिएक्टिंग सब्सटेंस ऑफ एनाफाइलेक्सिस। और ल्यूकोट्राइन्स A4 से जो है डायरेक्ट जो है ल्यूकोट्राइन B4 भी बन सकता है। और ये पेपर के अंदर यूएचएस का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर ही क्वेश्चन में आया होता है कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ल्यूकोट्राइन B4। तो ये फंक्शंस क्या है इसके कि ये कीमोटैक्सिस करवाता है, क्योंकि इसका रोल भी इन्फ्लेमेशन के अंदर है ना। तो ये कीमोटैक्सिस करवाएगा, ल्यूकोसाइट्स की व्हाइट ब्लड सेल्स को जो है ये स्टिमुलेट करेगा और अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसके बाद लाइसोसोमल एंजाइम्स को जो है ये रिलीज करवाता है। और देन जो है जब ये कीमोटैक्सिस के थ्रू व्हाइट ब्लड सेल्स वहां पर आ जाएंगे जहां पर कोई डैमेज हुआ है, तो फिर वहां पर ये उसकी एडहेजन जो है व्हाइट ब्लड सेल्स की उस लोकेशन पर करवाता है। ठीक है, तो ये तीन फंक्शन है इसके जो कि इंपॉर्टेंट है। They increase the chemotaxis, they cause the release of lysosomal enzymes and they cause the adhesions of white blood cells. So ये जो था हमारा टॉपिक, इसको रिव्यू देता हूं मैं कि इकोसोनॉइड्स जो हैं इसके अलावा भी कई और होते हैं, लेकिन ये मेन हमने पढ़ लिए हैं। और ये बनते कैसे हैं, इनका प्रिकर्सर कौन होता है? दैट इज एराकिडोनिक एसिड। और एराकिडोनिक एसिड जो है वो मेम्ब्रेन से भी आता है, और ये क्योंकि सेमी एसेंशियल है तो ये लिनोलेनिक एसिड से भी बन सकता है, ओमेगा 6 फैटी एसिड से। सो अगर ये कॉक्स एंजाइम इसके ऊपर एक्ट करते हैं तो इससे बनता है थ्रोम्बोक्सिन, प्रोस्टासाइक्लिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन F2, प्रोस्टाग्लैंडिन E2। और अगर ल्यूकोट्राइन्स जो हैं जो इस पर एक्ट करेंगी तो आपके पास क्या चीज बनेगी? आपके पास बनेंगे लिपोक्सिजनेज एंजाइम एक्ट करेगा तो लिपोट्राइन्स बनेंगी, जिनके ऊपर आपके पास मेन जो है SRSA होते हैं जो कि LTC4, D4 और E4 होते हैं। उनका रोल होता है वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन के अंदर, स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन में और एस्थमा की पैथोफिजियोलॉजी के अंदर। देन ल्यूकोट्राइन B4 का इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या होते हैं? ये कीमोटैक्सिस करवाते हैं व्हाइट ब्लड सेल्स की। जब वो वहां पर आ जाते हैं तो उनकी एडहेजन्स करवाते हैं। एडहेजन्स के बाद जो है ये अटैक करवाने के लिए जो है वो लाइसोसोमल एंजाइम्स को रिलीज करवा देते हैं वहां से। ठीक है, तो ये जो था हमारा इसके रेलेवेंट टॉपिक था। अब इसको थोड़ा सा पैराग्राफ्स में देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अच्छा, इनहिबिशन जो है, मेरे ख्याल से जो है इनहिबिशन के लिए आप एक दफा दोबारा ज्वाइन करें। टाइम 6 मिनट कम है, तो अगर आप दोबारा ज्वाइन करते हैं तो हम ज्यादा अच्छे से इसको कवर कर सकते हैं।